हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका डिप्टेड बाई आरती की चैनल पर दिल खोल कर स्वागत है ना। तो इतने दिन से क्लास नहीं जा रही थी, पहले उसके लिए हम सॉरी हैं क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इस वजह से क्लास नहीं जा रही थी। अभी थोड़ा सा हम जो जैसे इंडियन ज्योग्राफी देख रहे थे उसमें थोड़ा सा जलवायु पढ़ लेते, क्योंकि जलवायु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि कौन से स्टेट को कौन सी मानसून से मतलब वर्षा मिल रही है। पहले मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता था मतलब समझने में भी। तो इसमें सबसे देखो जलवायु पढ़ते हैं हम, तो जलवायु के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा कि हमें एक तो वहाँ मौसम के बारे में जानना और ऋतुओं के बारे में जानना और फिर वहाँ का तापमान वगैरह सारा कुछ जानना, तब उसके बाद में हम जलवायु पढ़ते हैं। तो फिर हम पढ़ते हैं, जैसे कि जलवायु में पढ़ा हमने कि मौसम को देखा सबसे पहले। तो मौसम वो होता है कि डेली चेंज होता है मौसम। सुबह आपको धूप मतलब धूप नहीं मिलेगी, ठंडा मिलेगा। दोपहर को बहुत तेज धूप मिल जाएगी, कभी लगता है शाम को ठंडा हो गया है ना, कभी लगा कि बारिश हो गई। मौसम डेली चेंज होता है। लेकिन जलवायु बहुत लंबे समय पर देखने को मिलता है। एक गाना था ना, कहते ना कि तुम बदल न जाना मौसम की तरह, एक गाना था ऐसे करके, मुझे नहीं आता इतना ज़्यादा। तो अभी हम चलते हैं। फिर मौसम तो वही है कि बदल न जाना मौसम की तरह, मौसम डेली चेंज हो जाता है। अभी हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, मतलब कैसे है। तो मौसम डेली चेंज होता है और कहते हैं ना, एक मौसम पे लगभग 3 साल तक एक गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए हुए बैठे रहते हैं हम। तो फिर इसका एक अनुमान लगाते हैं कौन से महीने में गर्मी है, कौन से महीने में बारिश होगा, क्या होगा। तो वही एक 30 साल की जो एक्सपीरियंस को जलवायु कहते हैं। जैसे आप कहीं स्कूल गए, स्कूल नहीं, जैसे कहीं तैयारी वगैरह के लिए कहीं भी गए, जैसे डिग्री के लिए कहीं भी जैसे गए आप, तो एक आप कहते हैं ना हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पढ़े तो आपका रूम पार्टनर है, आपको नहीं पता होगा कि कैसा है वो मौसम है। आपको नहीं पता कब लाइट बुझाने पर गुस्सा कर जाए ना, कभी लाइट जलाने पर खुश हो जाए, कभी किससे गुस्सा करे, किससे खुश होगा, कोई पता नहीं। डेली चेंज उसके सिम्टम दिखेंगे आपको। लेकिन आप जब उसको रह के, उसको समझ के, आप उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हो, तो वो जलवायु है। वो पता चल गया उसका को ऐसे ऐसे इस टाइम पे ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो फिर इसके बारे में जैसे जो अंदर जो मुझे फैक्ट लिखना है वो मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि हाथ से फिर अच्छे से लिख नहीं पाएगा, और जो समझाना होगा वहाँ कैमरा ऑन करके फिर समझाएंगे। जैसे भारत की कैसी मतलब जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। क्यों है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु? क्योंकि जैसे हम बताते हैं ना ऐसे करके, ये कर्क रेखा है जो, तो ये कर्क रेखा और से लेकर मकर रेखा के बीच में कैसा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है। तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा हो जाती है, तो ज़्यादातर भारत की उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है ना। तो ऐसे करके मानसूनी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई थी। इसका अर्थ है हवाओं की दिशा और ऋतुओं के अनुसार बदल जाना है ना, हवाओं की दिशाओं को ऋतुओं के अनुसार बदल जाना है ना। फिर देखते हैं किसी देश या स्थान की जलवायु किस पर डिपेंड करती है ना, किसके आधार पर डिपेंड करती है। ऐसे करके हम उसको देखते हैं कि उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, वो स्थान किस अक्षांश पर है, वहाँ पर पहाड़ों की मतलब स्थिति कैसी है। ये देखा आपको, देखो इधर से दिखेगा, वहाँ पर पहाड़ों की कैसी स्थिति है, मतलब कितने ऊंचे पहाड़ हैं, ऐसे करके अब दिख रहा होगा, देखो आपको अच्छे से। देखिए जैसे ये जो भूमध्य रेखा है और जो कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, तो इनके ये वाला क्षेत्र है, तो ये कैसा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ जितने भी देश जो भी पाए जाएंगे तो सब किस में आएंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएंगे। तो यहाँ जैसे हमने बताया, अभी चलेंगे आगे तो यहाँ थोड़ी में बताएंगे, यहाँ पहले बता देते हैं। तो ये कर्क रेखा पे उत्तर सूर्य क्या है, इधर उत्तर पश्चिम लंबवत चमक रहा है, ठीक है। लंबवत जो कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें क्या है, लंबवत पड़ रही हैं। तो जैसे अभी हम चलते हैं, जैसे कि भारत में जो तापमान और जो प्रेशर होता है वो रिवर्स में होता है, ठीक है। यानी कि जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है, जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है, इनमें जो इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, जब टेम्परेचर तापमान तो जैसे कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। फिर जैसे हवाएं, ये थोड़ा सा बता देते हैं कहाँ के लिए आप। ये हवाएं मतलब HP यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं, ठीक है। फिर भारत में ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध, जब भारत में ग्रीष्म ऋतु में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है, यानी कि जहाँ उत्तरी गोलार्ध में सूर्य रहता है भारत में, तब मतलब यानी कर्क रेखा पर लंबवत होता है। यानी कि जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है भारत में इधर, यहाँ तो कर्क रेखा पर क्या करता है, लंबवत पड़ता है। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में होगा भारत, तो कर्क रेखा पर क्या पड़ेगा, सूर्य लंबवत पड़ रही है, जैसे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान बढ़ जाता है, यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग में इधर भारत में तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो पश्चिमी राजस्थान है और जो पूरी पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है उसमें तापमान, अभी हमने आगे की स्लाइड थी उस पर देखा था कि जो उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान जब बढ़ जाता है, उत्तर पश्चिमी भाग में जैसे कि कर्क रेखा पर जो सूर्य किरण लंबवत होती हैं, तो भारत के उत्तर पश्चिम, जो भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है तो उसमें तापमान बढ़ जाता है। तो जैसे कि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान का हिस्सा, इनमें तापमान बढ़ जाता है ना। तो जैसे देखते हैं, अगर तापमान जैसे कि अगर T यानी कि तापमान बढ़ रहा है तो प्रेशर घट जाएगा, है ना। तो भारत में निम्न दाब जैसे कि LP का क्षेत्र बन जाएगा, भारत में क्या लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम में समझाएंगे।
ये हम एक भूमिका बना रहे हैं पहले मानसून को समझने की। ये मानसून को डिफिकल्ट रहता है समझने में, हो सकता है आपको इजी लगे, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। तो जो निम्न तो भारत में क्या होता है, एलपी का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो हिंद महासागर में टी यानी कि तापमान कम होने की वजह से वहाँ एचपी यानी उच्च दाब वाली पवनें भूमध्य रेखा पार कर भारत के स्थल भाग की तरफ बढ़ने लगती हैं, ठीक है। यानी कि तो जो हिंद महासागर है वहाँ क्या कहता है, तापमान कम हो जाता है, तो इससे क्या होता है, हाई प्रेशर जनरेट होता है। जब तापमान कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो तापमान कम होता है। ये चीज़ तो हम पहले समझ गए, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे कि ये कर लिया हमने, ये वाला करेंगे। हिंद महासागर से आने वाली ये दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें आगे बढ़ती हैं तो ये दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। एक तो अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें और दूसरी बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें, ठीक है। अभी हम जैसे चलते हैं डायग्राम के थ्रू इसको समझाएंगे, है ना। जैसे ये जो भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ठीक है। जैसे हमने ये जो बनाया तो ये हिंद महासागर है, इधर यहाँ एचपी जनरेट हो रहा है क्योंकि यहाँ तापमान कम है, इस समय सूर्य यहाँ है, यहाँ लंबवत पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर हमने जैसे कि यहाँ तापमान अधिक है तो यहाँ लो प्रेशर हो रहा है, भारत में लो प्रेशर का क्षेत्र है, तो हवाएं क्या चल रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही है। तो हवाएं ऊपर चल रही हैं तो यहाँ हिंद महासागर से जा रही हैं तो क्या है, जलवाष्प लेके जा रही हैं अपने साथ में। जैसे ये पवनें समुद्र से होकर आती हैं तो जिस वजह से अपने साथ जलवाष्प भी ले जाती हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी जैसे कि हमने जैसे अभी देखा था कि ये जो पहाड़ों के हिसाब से भी और ऊंचाई के हिसाब से भी, अंचास के हिसाब से जलवायु को हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, मतलब कि जो डिफेक्ट पड़ता है जलवायु पर, ठीक है। तो जैसे हमने अभी देखा था, तो अभी जैसे क्वेश्चन आया था, मुझे अभी याद आया क्लास में, जैसे अभी आपको जैसे रिवीजन करते करते अभी क्लास में, कि जो शिमला है और अमृतसर है एक ही अक्षांश पर स्थित है, तो इनकी जलवायु में अंतर क्यों डिफरेंस है इनकी जलवायु में, ये क्वेश्चन आप बताओगे, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर कमेंट करना, लेकिन मैं भी बता ही देती हूँ। जैसे कि ये शिमला अधिक ऊंचाई पर है और अमृतसर कम ऊंचाई पर, इस वजह से इनकी जलवायु में डिफरेंस मिलता है, ठीक है, डिफरेंट मिलता है। अगर जैसे कि आपको लग रहा हो कि ये गलत है तो आप कमेंट करना, ठीक है। अभी आप जैसे हम आगे चलते हैं, जैसे अभी हमने देखा था अरब सागर की मानसूनी पवनें और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें, ये हमने यहाँ लिखा नहीं है इस वजह से। तो अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों को देख रहे हैं अभी इधर। तो अरब सागर का दक्षिण पश्चिमी मानसून जब भारत के स्थल के पास पहुँचता है तो 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक तो अरब सागर की पहली शाखा यानी जो शाखा होती है वो, और एक जो अरब सागर की जो पहली शाखा है वो केरल तट पर 1 जून को पहुँचती है। ये मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती हैं और बारिश उत्पन्न करती हैं। जैसे इधर यहाँ जो पश्चिमी घाट ऐसे टकराएंगे तो यहीं बारिश उत्पन्न करेंगे, लेकिन जो बस्ती छाया क्षेत्र हो गया इधर पश्चिम वाला पूर्वी हिस्सा तमिलनाडु वाला, ये भी डायग्राम से समझाएंगे इसको हम। देखिए एक भूमिका बन रही है कि ऐसे ऐसे, देखो अभी भूमिका बनी, अब हम एंटर कर रहे हैं कि मानसून कैसे कैसे प्रवेश करता है, क्या होता है, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको देखते हैं, जैसे पहाड़ों की अत्यधिक ऊंचाई के कारण पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों पर अपेक्षाकृत कम वर्षा ये कम लिखा, कम वर्षा देखने को मिलती है। वृष्टि छाया क्षेत्र देखते हैं, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है, जैसे ये केरल में वर्षा हो रही है तो इसका ये वृष्टि छाया क्षेत्र में कौन आएगा, इसके पीछे पड़ रहा है जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र में देखते हैं हम लोग, दिख रहा है ये पश्चिमी घाट पर पहाड़ों की ऊंचाई लगभग 1500 से 2000 मीटर है, और जब ये पवनें पश्चिमी घाट तक पहुंचती हैं तो ये 1200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते ठंडी होकर के यहाँ बारिश कराना स्टार्ट कर देती हैं। तो मैंने बताया जैसे 1200 मीटर तक पहुंचते पहुंचते ठंडी होकर जो पवनें हैं बारिश कर देती हैं। तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान के क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश स्थित है, इसलिए यहाँ पर मानसून का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। फिर दूसरी शाखा देखते हैं, अरब सागर वाली शाखा ही तो चल रही है। दूसरी शाखा 5 जून से लेके, ऐसे देखा के लिए थोड़ा सा, दूसरी शाखा 5 जून से लेकर 10 जून के आसपास मुंबई तट से भारत में प्रवेश करती हैं और ये नर्मदा तापी घाटियों से होकर मध्य भारत में पहुंचता है और वहां पर वर्षा करता है, लेकिन इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। क्यों देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वे छूते हुए निकल जाता है। इसको पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, बेसिन क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है, मतलब मानसून छत्तीसगढ़ बेसिन को छूते हुए निकल जाता है तो उतनी अधिक मात्रा में वर्षा नहीं होती है। छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी क्षेत्र से प्रभावित होता है, तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती है। यानी कि हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ बेसिन में नहीं, कम जो छूते हुए निकल जाता है तो कम वर्षा मिलती है देखने को। फिर हम देखेंगे तीसरी शाखा अरब सागर की, तीसरी शाखा देख रहे हैं। तो अरब सागर की तीसरी शाखा गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती है और अरावली के सहारे आगे बढ़ती है। राजस्थान में कुछ वर्षा कर, यानी कि थोड़ी सी वर्षा कर, कुछ वर्षा कर पंजाब पहुंचती है, जहां बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनों के साथ मिल
पश्चिमी हिमालय, यहाँ दिख नहीं रहा है क्लियर, पश्चिमी हिमालय में वर्षा उत्पन्न करती है। ठीक है, वॉइस तो जा रही है, नहीं दिख रहा है तो इससे क्या है। तो यानी कि जैसे पूछेगा पश्चिमी हिमालय में वर्षा कब होती है, कैसे होती है पश्चिमी हिमालय, तो बोलेंगे अरब सागर की दूसरी उपशाखा यहाँ से जा रही है और ये बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें यहाँ आ रही है, मिलकर पश्चिमी हिमालय में यहाँ वर्षा करती है। तो अभी हम इसको स्लाइड पे सीखेंगे, दूसरे पूरा चित्र बना के डायग्राम। देखो चित्र समझ जाना कि कैसा चित्र बनाया, वो एकदम बेकार समझ गया। जैसे कि जो अरब सागर की पहली शाखा जा रही है 1 जून को, तो ये पश्चिमी घाट पर टकराती है, इधर केरल में पहुंचती है, तो पर टकरा करके यहीं बारिश करा देती है, इधर ही बारिश करा रही है। दूसरी उपशाखा जा रही है ये 5 से 10 जून के आसपास में, तो ये बॉम्बई से एंटर कर रही है। जब मुंबई से एंटर करेगी, यहाँ से जाने के बाद जाती है और ये मध्य भारत में पहुंचती है, नर्मदा तापी घाटियों से पहुंचते पहुंचते मध्य भारत में पहुंचती है, यहाँ तक बारिश करा रही है, बारिश कराती हुई जा रही, बारिश कराती है, लेकिन छत्तीसगढ़ बेसिन में नहीं कराती। फिर तीसरी उपशाखा जा रही है, देखो यहाँ से गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश कर रही है, करते करते अरावली के सहारे तक जाती है और कुछ वर्षा जैसे राजस्थान में बहुत कम वर्षा करा करके पंजाब में जाकर के खूब बारिश कराती है, और पंजाब में बारिश यहाँ तक रहेगा, ये थोड़ा चित्र थोड़ा वैसे बनेगा, पंजाब में जाकर के बारिश करा के, और इधर से बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें जा रही हैं, यहाँ दोनों मिल करके यहाँ पश्चिमी हिमालय में जाकर के बारिश करा रही है। समझ में आया इस तरीके से। जैसे अभी हम देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें, ये पवनें बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग से टकराती हैं। ये मानसूनी पवनें म्यांमार पर स्थित अराकान की पहाड़ियों से टकराकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है ना। तो पहली बड़ी शाखा पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से भारत में प्रवेश करती है, यानी जो पश्चिमी बंगाल है और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से है ना भारत में प्रवेश करती हैं, जो गंगा के मैदान पंजाब के मैदान है ना, पंजाब के मैदान में बारिश करती है। दूसरी शाखा उत्तर पूर्व से ब्रह्मपुत्र घाटी में जाकर वर्षा करती है। इसके तहत मेघालय के गारो पर्वत शिखर पर स्थित मौनिशराम में अधिक वर्षा उत्पन्न होती है। मौशिनराम है, ठीक है, मैं बोलती मौनिशराम हूँ, यहाँ तो मैंने मौनिशराम ही लिख दिया है। मौशिनराम विश्व की सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इससे आगे चलते हैं, है ना, विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मौनिशराम, और मौनिशराम भारत का सबसे आर्द्र स्थान है। और मौनिशराम में सर्वाधिक वर्षा का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ उपस्थित जो पर्वतों की जो आकृति है वो कीप आकार की है, ऐसे कीप आकार की पर्वत है, तो इस वजह से यहाँ, क्योंकि यहाँ 1200 ज़्यादा ऊंचाई, क्योंकि 1200 मीटर पर यहाँ बारिश करा देते हैं इस तरीके से, तो ऐसे ही जो कीप आकार की जो आकृति है जो मौनिशराम में, इसलिए सर्वाधिक वर्षा का कारण है। देखिए हम एक डायग्राम के हिसाब से देखेंगे, जैसे कि जो बंगाल की खाड़ी से एक जो मानसून पवनें गई और यहाँ जो अराकान की पहाड़ी है, ये देखो, ये अराकान की पहाड़ी से टकराई और 2 भागों में बटी, तो एक तो चला गया ऐसे, एक शाखा तो ऐसे चली गई, जो पश्चिमी बंगाल और दक्षिण पूर्वी जो बांग्लादेश है वहाँ से जाकर के एंटर भारत में करी, बारिश कराते कराते गंगा के मैदान और पंजाब के मैदान तक बारिश कराई। ठीक है, एक शाखा यहाँ से बनी, तो दूसरी ये एक यहाँ से चली गई, जो ब्रह्मपुत्र की घाटी में बारिश कराई, और मेघालय में कराई जो मौनिशराम है वहाँ, और जो गारो पहाड़ी है वहाँ तक बारिश कराई, ऐसे करके। ठीक है, देखा चित्र में जाना, ऐसे चित्र बनाया है। अब बारी आ रही मानसून के लौटने की, तो भारत में मानसून आ रहे थे, अब बारी आ रही है भारत के जो मानसून के जाने की स्थिति, यानी लौटता हुआ मानसून। तो भाई कोई अतिथि आएगा तो वो तो जाएगा ही ना, अतिथि तो नहीं कह सकते, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा भारत में मानसून के बिना। तो चलो, तो फिर हम एक वो बना लेते हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे, इस हिसाब से ही तो मानसून के लौटने की स्थिति है ना, लौटता मानसून। तो शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होने के कारण भारत के उत्तर पूर्वी भाग पर तापमान यानी कि टी का मान कम हो जाता है। अगर तापमान कम हो रहा है तो HP यानी हाई प्रेशर बढ़ेगा, जिससे भारत में उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान कम हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। तो हिंद महासागर में तापमान अधिक होता है। अब निम्न दाब यानी कि हिंद महासागर में तापमान मतलब टी का मान अधिक हो, तापमान अधिक होगा, तब निम्न दाब यानी लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। तब HP यानी कि तब हाई प्रेशर वाली पवनें भारत के उत्तर पूर्व से, यानी कि ये लो प्रेशर कहाँ बन रहा है, हिंद महासागर में। ठीक है, तापमान कहाँ ज़्यादा है, हिंद महासागर। तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, इसलिए तो भारत में क्या है, तापमान कम है तो प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब निम्न दाब
लो प्रेशर की क्षेत्र बन जाता है। तब HP वाली पवनें यानी कि जो हाई प्रेशर की पवनें भारत से, जो हाई प्रेशर भारत में बनना, तापमान कम है तो जो HP वाली जो हाई प्रेशर वाली पवनें हैं भारत के उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की तरफ बढ़ने लगती हैं। यहीं से उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है। समझ में आया कि उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत कैसे होती है? देखो ऐसे होती है। ये हमने डायग्राम बनाया, ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। शीत ऋतु में मकर रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है। यहाँ भारत है उत्तर पूर्व गोलार्ध में, भारत का कर्क रेखा बीच से जा रही है तो यहाँ से जा रही है। तो जैसे कि यहाँ हाई प्रेशर है, निम्न दाब मतलब कि टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर ज़्यादा है। हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो यहाँ से आ रही हैं, देखो पवनें यहाँ से आ रही हैं, कहाँ आई? हिंद महासागर में, क्योंकि हाई टू लो चल रहा है, हिंद महासागर लो प्रेशर है, ऐसे हिंद महासागर की ओर आ रही हैं। देखो समझ में आया? जैसे अभी उत्तर पूर्व मानसून की हमने शुरुआत देख ली, कैसे शुरू होता है, कैसे क्या होता है, पूरी एक भूमिका देख ली। अब इसको देखते हैं कि उत्तर पूर्व मानसून का ज़्यादातर भाग स्थल से होकर जाता है। ठीक है, जो लौट रहा है तो स्थल से होकर जा रहा है ज़्यादातर भाग, तो जो लौट रहा है देखो, लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। उत्तर पूर्व मानसून का कुछ भाग बंगाल की खाड़ी से होकर जाता है। जैसे देखो एक भाग जा रहा है, ऐसे क्लियर नहीं दिख रहा, ऐसे करके बंगाल की खाड़ी से होकर जाता है। बंगाल की खाड़ी से जब ये मानसून जाता है, देखिए बंगाल की खाड़ी से जब ये मानसून जाता है तब ये कुछ मात्रा जलवाष्प की ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जलवाष्प की कुछ मात्रा ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण अक्टूबर और नवंबर में आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है, और नवंबर से दिसंबर में, है ना, तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलती है। ये लौटते हुए मानसून से, तो हम ये कहते हैं लौटते हुए मानसून से किसको वर्षा देखने को मिलती है? जो उत्तर पूर्वी जो मानसून लौट रहा है, तो उत्तर पूर्वी मानसून लौट रहा है, तो किसको वर्षा मिल रही है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जब यह मानसून जाता है तो जलवाष्प की कुछ मात्रा ग्रहण कर लेता है। इसके कारण अक्टूबर नवंबर के महीने में AP यानी आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में और नवंबर से दिसंबर में तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। उत्तर पूर्व मानसून से 50 से 60% वर्षा होती है, वो सिर्फ तमिलनाडु में देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क, यानी तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है? इसके दो कारण हैं। तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। कारण नंबर फर्स्ट। कारण नंबर सेकंड देंगे हम, अभी दिख रहा है क्लियर? अब दिख रहा है। तमिलनाडु तट, कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर स्थित है, यानी तमिलनाडु तट, कोरोमंडल तट, या तमिलनाडु तट इसको कोरोमंडल भी बोलते हैं। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर स्थित है, ये भी कारण है। इन दो कारणों की वजह से तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने जो भूमिका बनाई है, बिलर दिख रहा है, देखिए अभी हमने जो भूमिका बनाते हैं हम पश्चिम विक्षोभ की, तो शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर वर्षा यानी और जो बर्फबारी मतलब हिमपात देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? यानी शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर वर्षा और बर्फबारी मतलब हिमपात देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? तो ये इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। तो हम ये अब समझेंगे हम कि पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, किसकी वजह से कहाँ कहाँ वर्षा देखने को मिलती है, हिमपात कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, उसको देखते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ ये भारत में शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में आने वाली तूफान है, यानी कि ये भारत के शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भाग में आने वाला तूफान है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखा क्लियर? जो कि भूमध्य सागर और अंध महासागर से नमी प्राप्त करके उठता है और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पंजाब क्षेत्र में बारिश करता है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी करता है। यह पश्चिमी विक्षोभ गेहूं की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। गेहूं की फसल कैसी? रबी की फसल है। रबी की फसल कब होती है? कम तापमान में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जो मानसूनी वर्षा के समय खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। मानसूनी वर्षा के समय कौन सी फसलें बोई जाती है? खरीफ की। जैसे चावला है, बाजरा है, मूंगफली है, सोयाबीन है, उड़द और कपास है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ है कैसे क्या होता है, ये इसको समझाते हैं एक बार। जो भूमध्य सागर, अंध महासागर से नमी प्राप्त करके जो तूफान उठ रहा है वो पंजाब में,
बारिश कराता है, ठीक है। पंजाब क्षेत्र में बारिश कराता है। और जम्मू कश्मीर हिमाचल और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी करता है ना। ये जो आ रहा है देखो, ये पश्चिमी विक्षोभ से बारिश आ रही तूफान है, यहाँ बारिश करा रहा है, यहाँ बर्फबारी कराएगा उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, ऐसे करके, ठीक है। जैसे हम भारत में वर्षा के आंकड़े देख लेते हैं। अभी भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। भारत के 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा यानी 400 सेंटीमीटर से अधिक कहाँ होती है? पश्चिमी घाट में होती है, मेघालय में होती है, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र में होती है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। देख, सबसे कम वर्षा यानी 20 सेंटीमीटर से कम पश्चिमी राजस्थान और लेह में होती है, लद्दाख वाले क्षेत्र में, लद्दाख के लेह क्षेत्र में। जिस स्थान पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन राज्यों में चावल की खेती की जाती है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा में गेहूं की फसल बोई जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। भारत के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इसलिए पूर्वी भाग में चावल की खेती होती है और पश्चिमी भाग लिखा है, ठीक है। पश्चिमी भाग में गेहूं की फसल अधिक होती है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। जैसे अभी देखेंगे हम आम्र वर्षा, है ना। तो जो आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही मानसून के आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में वर्षा देखने को मिलती है, जो आम की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है, ठीक है। अभी आप देख लीजिएगा, जी वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, लेकिन हाँ, आपको पहले भूमिका बताई गई है कि पश्चिमी विक्षोभ कैसे आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आता है, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून, अरब सागर की शाखा, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, जो अरब सागर का दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो बंगाली खाड़ी का दक्षिण पश्चिम मानसून, सारा सब कुछ आपको एक जो उत्तर पूर्वी मानसून सब पहले भूमिका बनाई है, फिर उसके बाद आपको समझाया, फैक्ट समझाया, तो आपको एक बार अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। हम भी कोई टीचर नहीं, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपको भी साथ में रिवीजन कर रहे हैं, बस हम रिवीजन कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। मेरा वो समझाने का कोई मतलब समझाने का मेरा कोई तरीका नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन बस मैं ये कर रही हूँ, जैसे मैं रिवीजन कर रही हूँ, आप लोग भी रिवीजन करो, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना, अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट तो किया करो यार, क्योंकि जब कमेंट नहीं करते हो तो फिर मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। कमेंट नहीं करते, लोग कम देखते हैं, तो फिर इस वजह से, ठीक है। चलते हैं फिर। राधे कृष्णा, जय